आयुषी, तुमने मेरा सारा सामान याद करके रख दिया है ना? यार 1 घंटे बाद मेरी ट्रेन है, कहीं ऐसा ना हो कि कोई जरूरी सामान रह जाए। हाँ भैया, मैंने एक एक करके आपका सारा सामान रख दिया है। देखो, इस वाले बैग में आपके कपड़े हैं और इसमें डॉक्यूमेंट्स, और ये बैग मम्मी ने आपके खाने पीने के सामान से भर दिया है। अरे मम्मी यार, जहाँ पर मैं जा रहा हूँ खाना वहाँ पर भी मिलता है, आप इतना परेशान क्यों हो रही हो? बेटा, नया शहर होगा, सब लोग नहीं होंगे तेरे लिए, और वैसे भी इसमें मैंने तेरे लिए चटनी, अचार और सब्जी बना कर रख दी। अगर जरूरत पड़ेगी तो रोटियां ले लेना। वैसे तो मैंने पराठे रखे हैं। हर जगह शुद्ध शाकाहारी ढाबा या रेस्टोरेंट ढूंढने में टाइम लगता है। अगर तुझे भूख लगेगी तो दिक्कत नहीं होगी। अब बेटा, तेरी माँ सही कह रही है, तू घर का खाना ही खाना। अगर रास्ते में भूख लगेगी कम से कम तू खा तो लेगा। रोहन की नई नई नौकरी लगी है और उसकी ड्यूटी पश्चिम बंगाल में लगी है। उसी के लिए रोहन अपना सारा सामान पैक करके जा रहा है। कल से उसे ऑफिस भी ज्वाइन करना है। इधर शिवम ने कैब बुक कर दी है, थोड़ी देर में कैब आ जाती है। भैया, अब क्या रह गया है? देखो कैब वाला भी आ गया है, चलो मैं आपका सामान रखवा देता हूँ। हाँ भाई, सब हो गया है, ये सारा सामान कैब में रख दे। शिवम एक एक करके सारा सामान कैब में रखना शुरू करता है। रोहन सभी घर वालों से गले लगता है और सबको बाय बोलकर स्टेशन के लिए कैब में बैठकर रवाना हो जाता है। इधर घर वाले भी अंदर आ जाते हैं। आज पहली बार बच्चा घर से दूर गया है, वरना हमने तो बच्चों को पढ़ने के लिए भी घर से बाहर नहीं भेजा। हाँ, अभी तो हमें आदत भी कई दिनों में जाकर लगेगी। देखो घर कैसा सूना सूना सा हो गया है। सब लोग ऐसे ही बैठे होते हैं, तभी घर में पड़ोसन कमला की एंट्री होती है। अरे सरला, क्या हुआ? तू इतनी चुपचाप क्यों बैठी है? क्या हो गया है तुझे? तेरी तबीयत तो ठीक है? कुछ नहीं बहन, आज रोहन गया है ना, कल से उसे ऑफिस ज्वाइन करना है, उसकी नौकरी लग गई है। अच्छा, चल मैं समझ सकती हूँ, पहली बार घर से गया है तो थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन अपना भविष्य संवारने के लिए घर से दूर होना ही पड़ता है बच्चों को। ज्यादा परेशान मत हो, छुट्टियों में तो आ ही जाएगा। और नहीं तो क्या चाची, बिल्कुल सही कह रही हैं। आजकल तो वीडियो कॉल का जमाना है, हम रोज भैया से वीडियो कॉल करेंगे। सब लोग मिलकर सरला और राजेश को समझाते हैं। ऐसी थोड़ी देर पड़ोसन बैठकर बातें करती हैं और फिर अपने घर चली जाती हैं। इधर जैसे ही ट्रेन रुकती है, रोहन अपना सारा सामान उठाकर नीचे उतरने लगता है। उससे आगे वही लड़की उतरती है जो उसके बराबर बैठी थी। अचानक एक जेब कतरा आता है और उस लड़की का पर्स छीनकर भाग जाता है। चोर चोर चोर, पकड़ो, कोई मेरा पर्स ले गया, मेरे सारे पैसे इसी में है, कोई तो पकड़ो, हेल्प मी। साक्षी जोर जोर से चिल्लाने के साथ साथ रोने भी लगती है। रोहन की आंखों के सामने ये सब हुआ था तो भला वो कैसे पीछे रह सकता था। रोहन लगभग 1 किलोमीटर दूर भागकर उस जेब कतरे से साक्षी का पर्स वापस लेकर आता है। थैंक यू सो मच। आप नहीं जानते आपने मेरी कितनी बड़ी मदद की है। मेरी पर्स में पैसों के अलावा डॉक्यूमेंट्स भी थे। थैंक्स अ लॉट। अरे थैंक यू की कोई बात नहीं है। आजकल पता नहीं लोगों को क्या हो गया है, अकेली लड़की देखते ही हमला बोल देते हैं। हाँ वही तो, कम से कम हमारी जनरेशन के लोगों को तो ये समझना चाहिए। खैर ये सब छोड़ो, मेरी कैब आ गई है। वैसे आपको कहाँ जाना है? सेक्टर नंबर 12 में सनराइज करके एक कंपनी है, मुझे वहीं जाना है। दरअसल इस शहर में मेरी नई नई ज्वाइनिंग हुई है और मैं यहाँ नया हूँ। अरे वाह, कांग्रेचुलेशंस। मैं इस शहर में नई नहीं हूँ, लेकिन उस कंपनी में मेरी भी नई नौकरी लगी है और आज से ही ज्वाइनिंग है। देखो आज हम पहले दिन ही लेट होने वाले हैं। हाँ, उस लफंग की वजह से। इत्तेफाक से रोहन और साक्षी मिलते हैं, लेकिन किसको पता था कि इन दोनों की नौकरी एक ही कंपनी में लगी है। दोनों एक ही कैब में बैठकर कंपनी तक जाते हैं। सुबह का समय होता है। रोहन और साक्षी अपना सारा लगेज कंपनी के गेस्ट रूम में रखवा देते हैं और लेट न हो इसलिए तुरंत जाकर ज्वाइनिंग करते हैं। सुबह 9 बजे से 12 बजे तक की शिफ्ट में दोनों काम करते हैं। जैसे ही ब्रेक होता है दोनों कैफेटेरिया में मिलते हैं। अरे वाह, आप भी अभी आई हो? हाँ यार, पहला दिन था, काम का कुछ ज्यादा ही समझ नहीं आ रहा था। बस मैं तो सोच रही थी जैसे तैसे करके ब्रेक हो जाए। हाँ, मैं भी। चलो कुछ खाते हैं। खिलाना तो मुझे आपको चाहिए। चलिए, आज की दावत मेरी तरफ से। आखिर आपकी वजह से मेरा इतना बड़ा नुकसान होने से बच गया। साक्षी अपने और रोहन के लिए खाना ऑर्डर कर देती है। रोहन अपनी पसंद का खाना मंगाता है और साक्षी अपनी पसंद का। दोनों बैठकर खाना खाते हैं। उधर सुजाता के घर में 3-4 दिन पहले तीसरी मंजिल पर नए किराएदार शिफ्ट हुए थे, जिनके घर से आज मछली की स्मेल आ रही थी। अरे भगवान, सत्यानाश, क्या बदबू फैला रखी है पूरे मोहल्ले में। इस सुजाता को तो ये भी अकल नहीं है कि कैसे किराएदारों को घर में एंट्री देनी है और किसे मना करना है। जरा देखो तो कैसे पूरे मोहल्ले में बदबू फैल गई है। ऐसे ही बड़बड़ाते हुए सरला अपने घर से बाहर निकलती है। बाहर कमला और सुजाता बैठी हुई होती हैं।
क्या हुआ बहन, तुम क्यों नाक से कोड़ते हुए आ रही हो? सुजाता, तुम्हें अपने किराएदारों को समझाना पड़ेगा। अगर इस मोहल्ले में रहना है तो ये मांस मच्छी खाना बंद कर दें। यहाँ हमारे जैसे शुद्ध शाकाहारी और भगत लोग रहते हैं, हमारे यहाँ ये सब नहीं चलेगा। ठीक है बहन, मैं आज ही जाकर अपने किराएदारों से कह दूंगी। हाँ कह देना, मुझसे तो यहाँ 1 मिनट भी खड़ा नहीं हुआ जाएगा। यह कहकर सरला वापस अपने घर में चली जाती है और मंदिर से गंगा जल उठाकर घर के बाहर वाली दीवारों पर छिड़कने लगती है। इधर दूसरी तरफ रोहन और साक्षी का ऑफिस डे पूरा हो जाता है। सामान तो उठा लिया है, लेकिन आपको जाना कहाँ है? मतलब रूम वगैरह कॉन्फर्म हो गया है क्या आपका? नहीं, इस शहर में बिल्कुल अनजान हूँ। कब से ट्राई कर रहा हूँ गूगल से कि कोई घर मिल जाए रेंट पर, लेकिन कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। डोंट वॉरी, मैं हूँ ना, मैं इस शहर के बारे में सब कुछ जानती हूँ। आप बस मेरे साथ चलो। साक्षी घर वालों से बहुत दूर पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में पिछले 4-5 सालों से रह रही है। पहले उसने यहाँ अपनी पढ़ाई पूरी की और अब यहीं उसकी नौकरी लग गई है। वो अपनी दोस्त नीतू के साथ रहती है। थोड़ी देर में ये दोनों साक्षी के रूम पर पहुंच जाते हैं। ये देखो, ये है मेरा रूम एंड मीट माय बेस्ट फ्रेंड, शी इज नीतू। हेलो, ये है रोहन। हम दोनों ने आज ही कंपनी में ज्वाइनिंग की है। ये शहर में नए हैं, इनको रूम चाहिए तो सोचा मैं इनकी हेल्प कर दूं। Why not? Nice to meet you, रोहन। बाय द वे, हमारे साइड में जो कमरा है वो बिल्कुल खाली पड़ा है, तो आप वहाँ रह सकते हैं। पर किराया क्या होगा और मकान मालिक कौन है? वो सब हम पर छोड़ दो, तुमसे ज्यादा किराया नहीं लेंगे। तुम जाकर सामान रखो और फ्रेश हो जाओ। नीतू की बात सुनकर साक्षी और रोहन हंसने लगते हैं। साक्षी और नीतू रोहन का सामान कमरे में रखने में मदद करती है और बाद में अपने कमरे में आ जाती है। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं। कुछ ही दिनों में दोनों में इतनी गहरी दोस्ती हो जाती है और ये दोस्ती कब प्यार में बदल जाती है ना पता भी नहीं चलता। ऐसे दिन बीत रहे होते हैं। दूसरी तरफ राजेश शिवम से कहता है, शिवम ये क्या, तुम पूरा दिन वेब सीरीज देखते रहते हो। अरे तुम्हें कोई पढ़ाई लिखाई का काम नहीं रहा अब? अरे पापा यार, आप भी हद करते हो। मेरी ग्रेजुएशन फाइनल हो गई है, कंपनी शायद मुझे प्लेसमेंट देगी और फिर मेरी एंट्रेंस की तैयारी भी चलेगी। अभी मैं बिल्कुल फ्री हूँ। शिवम की बात सुनकर अपने कमरे से आयुषी वहां आ जाती है। फ्री होने का मतलब क्या? आप अपनी स्किल्स बढ़ा सकते हो ना। जरा सोचो, इंटरव्यू में जिन बच्चों ने पहले से कंप्यूटर कोर्स, डेटा एनोटेशन और ये सब कर लिया होगा, उन्हीं को प्रेफरेंस दी जाएगी। और आप जैसे पूरा दिन टीवी देखने वाले लोग लो सैलरी में हायर किए जाएंगे। एक तो राजेश पहले से ही शिवम पर गुस्सा कर रहा था, ऊपर से आयुषी आकर इतनी बड़ी बात कह देती है। ये तो पूरी तरह शिवम की क्लास लगवाने वाली बात हो गई थी। सुनकर राजेश और ज्यादा गुस्सा हो जाता है। अरे सीखो कुछ इससे, तुमसे छोटी है लेकिन अकल तुमसे ज्यादा है। चलो अब इसे बंद करो और जो जो आयुषी कह रही है उस सब में ध्यान लगाओ। ये कहकर राजेश शिवम को 4 बातें सुनाकर वहां से चला जाता है। इधर राजेश के जाते ही शिवम आयुषी का हाथ पकड़कर मरोड़ने लगता है। छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है, पापा को बुला दूंगी। फिर से डांट सुननी है क्या? अरे तू मेरी बहन है या दुश्मन? कौन सी बात का बदला लिया है तूने मुझसे? भूल गए, उस दिन मैं अपनी दोस्त की बर्थडे में जाने के लिए कह रही थी और आपने पापा के सामने 4 बातें कहकर मुझे परमिशन नहीं लेने दी थी। बस उसी का बदला है बच्चों। यह कहकर आयुषी हाथ छुड़ाकर वहां से भाग जाती है। इधर बेचारा शिवम टीवी बंद करके कंप्यूटर चलाकर बैठ जाता है। ऐसे दिन बीतने लगते हैं। संडे का दिन होता है। नीतू और साक्षी दोनों की छुट्टी होती है। रोहन भी अपने कमरे पर रेस्ट कर रहा होता है। तभी साक्षी कहती है, अरे यार, आज तो कुछ चटपटा सा खाने का मन कर रहा है। चल मार्केट से जाकर सामान लाते हैं, आज कुछ अच्छा सा बनाएंगे। हाँ यार, मेरा भी मन कर रहा है। चल मैं भी दूसरी टी शर्ट पहन कर आती हूँ। नीतू फटाफट कपड़े चेंज करती और दोनों दोस्त बाजार में खाने से रिलेटेड सामान खरीदने चली जाती हैं। थोड़ी देर में सारा सामान लेने के बाद, यार मैं तो बहुत थक गई हूँ और तुम्हें तो पता है खाना बनाने में मैं बिल्कुल भी अच्छी नहीं हूँ। देखो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ, लेकिन बनाना तो तुम्हें खुद से पड़ेगा। हाँ भाई ठीक है, मैं बना लेती हूँ। वैसे ये फिश देखने में कितना अच्छा लग रही है ना। इसकी तो फिश कॉटलेट बहुत अच्छी लगेगी। अरे फ्राई फिश भी बहुत अच्छी लगती है, वो भी बना लेना। अब साक्षी और नीतू बंगाल में पड़ी बड़ी थी तो फिश से इनका लगाव होना तो लाजमी था। बिल्कुल वैसे ही साक्षी और नीतू दोनों को ही फिश से रिलेटेड खाना बनाना और खाना बहुत पसंद था। इधर नीतू मसाले तैयार करती और साक्षी एक एक करके मछली से फिश फ्राई, फिश कबाब, फिश करी, फिश कटलेट और फिश पकौड़ा जैसी सारी डिशेस बनाती है। अरे वाह, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है भाई। जल्दी से शुरू कर दे, मुझसे तो अब रहा नहीं जा रहा। जैसे नीतू खाना शुरू करती है साक्षी तुरंत उसका हाथ पकड़ लेती है। अरे रुक जा, भुलक्कड़ कहीं की। मैं सोच रही थी कि हम रोहन को भी इनवाइट कर लेते हैं। वैसे भी इतना सारा बन गया है, हम दोनों से तो 2 टाइम भी नहीं खाया जाएगा। हाँ ये तो तू सही कह रही है, रुक मैं अभी उसे बुलाकर लाती हूँ। नीतू रोहन को बुलाकर लाती है और अब ये तीनों बैठकर एक साथ खाना खाने लगते हैं।
दरअसल रोहन को भी यहाँ नौकरी करते हुए 1-2 साल हो गए हैं और अब वो मछली खाने में कोई आनाकानी नहीं करता है और आराम से सब खा लेता है। इधर जैसे ही सब लोग मिलकर खाना खा रहे होते हैं तभी रोहन के फोन पर घर से वीडियो कॉल आती है। रोहन वीडियो कॉल रिसीव करता है और नीतू और साक्षी को चुप रहने के लिए कहता है। बेटा कैसा है तू, और घर कब आएगा? कितने दिन हो गए तुझे घर आए बिना। मम्मी मैं ठीक हूँ। हाँ मैं सोच रहा हूँ आने की, शायद अगले महीने आऊँ। रोहन अपनी माँ से बात करते हुए खाना खाने लगता है। इधर सरला जैसे रोहन को अजीब सी चीज खाते हुए देखती है वो तुरंत पूछती है, अरे ये क्या खा रहा है तू? देखने में तो बिल्कुल भी शाकाहारी नहीं लग रहा। पीछे आयुषी और शिवम भी रोहन को वीडियो कॉल पर देखने लग जाते हैं। तभी रोहन की तरफ से साक्षी और नीतू की भी आवाज आने लगती है। भैया आपके पास लड़कियों की आवाज कहाँ से आ रही है? भैया कहीं आपको किसी के साथ टक्कर तो नहीं चल रहा है ना? शिवम तो मजाक कर रहा था लेकिन रोहन उसकी बात सुनकर घबरा जाता है। वो घबराते हुए कहता है, अरे कौन सी लड़की? यार कोई भी तो नहीं है, मैं तो अकेला हूँ, यहाँ कोई नहीं है, और चक्कर भला क्यों चलेगा? हाँ बिल्कुल, चक्कर चलना भी नहीं चाहिए। इस बार जब तू घर आएगा ना तो मैं तेरी सगाई करके ही तुझे भेजूंगी और अगली छुट्टियों में शादी भी कर दूंगी। इस तरह थोड़ी बहुत बात करके सरला फोन रख देती है। फोन रखने के बाद रोहन चैन की सांस लेता है, लेकिन तभी साक्षी कहती है, रोहन तुम अपने घर वालों को मेरे बारे में बता क्यों नहीं देते? क्या तुम्हारा मुझसे शादी करने का कोई इरादा नहीं है? अरे कैसी बात कर रही हो तुम? मैं तुम्हारे अलावा किसी से शादी नहीं करूंगा, बस सही वक्त का इंतजार कर रहा हूँ। ऐसी बातें करते हुए लोग खाना फिनिश करते हैं। ऐसे दिन बीतने लगते हैं। आखिरकार रोहन की छुट्टी अप्रूव हो जाती है और वो घर जाकर सभी घर वालों को सरप्राइज देता है। रात का समय होता है। जैसे ही राजेश दरवाजा खोलता है, अरे रोहन बेटा, अरे तूने आने से पहले बताया भी नहीं, तूने तो हम सबको सरप्राइज दे दिया। राजेश दरवाजे पर ही रोहन से बात करने लगता है। तभी पीछे से सरला की आवाज आती है, अरे कौन है? क्या सारी बातें दरवाजे पर ही करोगे? सरला भी अपने कमरे से चलकर दरवाजे पर आ जाती है और रोहन को देखकर बहुत खुश होती है। रोहन बेटा, मेरा तो मन कह रहा था कि तू आने वाला है। इन सब की बातें सुनकर आयुषी और शिवम की भी आंखें खुल जाती हैं और वो भी हॉल में आ जाते हैं। सब लोग ऐसे ही मिलकर बातें करते हैं और फिर सो जाते हैं। अगली सुबह होती है। सरला बहुत सारी लड़कियों की फोटो लेकर बैठी होती है और साथ में पंडित जी भी बैठे होते हैं। तभी अपने कमरे से नहाकर रोहन वहां आता है। अरे आओ रोहन बेटा, देखो मैंने तुम्हारे लिए लड़कियां देखी है। मुझे तो ये वाली पसंद आई है, माथे पर तिलक, गले में तुलसी की माला, बड़ी संस्कारी लग रही है देखने में। ये सब देखकर रोहन हैरान हो जाता है और बड़ी शांत आवाज में कहता है, मम्मी अभी रहने देते हैं ना, हम थोड़ा सोचकर पंडित जी को बता देंगे। ठीक है बेटा, तो पंडित जी आप इस लड़की का रिश्ता कहीं और मत लगवाना, मैं आपको 1-2 दिन में फाइनल जवाब दे दूंगी। ऐसा कहकर सरला पंडित जी को घर से विदा कर देती है। तभी रोहन बिल्कुल चुप हो जाता है। क्या बात है बेटा, तू इतना चुप क्यों है और तूने अचानक सारे रिश्तों से मना क्यों कर दिया? तभी साथ में बैठे आयुषी और शिवम कहते हैं, भैया अगर आपको कोई लड़की पसंद है तो आप मम्मी को बता दो। आयुषी की बात सुनकर इससे पहले सरला कुछ कह पाती रोहन खुद ही बोल पड़ता है, हाँ मम्मी, दरअसल एक लड़की है जिसे मैं पसंद करता हूँ। वो पहले दिन से ही ऑफिस में मेरे साथ काम कर रही है और हम दोनों आसपास के रूम में ही रहते हैं। मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। वो लड़की, लेकिन माँ वो लड़की बंगाली है। रोहन की बात सुनकर सरला भड़क जाती है। हे भगवान, अब यही दिन देखना बाकी रह गया था कि मेरे बच्चे अपनी पसंद से शादी करेंगे। मेरा क्या कोई हक नहीं है तुम्हारे लिए लड़की ढूंढने का? मम्मी ऐसी बात नहीं है, मैं भी तो आपको बता रहा हूँ, आप एक बार मिल तो लो। साक्षी बहुत अच्छी है, आपको जरूर पसंद आएगी। पसंद आएगी तो बाद की बात है, लेकिन मैं बंगाली लड़की को अपने घर की बहू नहीं बनाऊंगी। बंगाली लोग तो मांस, मछली, अंडा सब कुछ खाते हैं, कुछ भी नहीं छोड़ते। मेरा घर तो उसके आने से अपवित्र हो जाएगा, मैं ये कभी मंजूर नहीं करूंगी। तभी बाहर से गए हुए राजेश भी घर में आते हैं और सरला की सारी बातें सुनकर वो सब समझ जाते हैं। हाँ बेटा, तुम्हारी माँ बिल्कुल सही कह रही है। देखो हमने तुम्हें आज तक किसी काम में कोई रोक टोक नहीं की, लेकिन यहाँ पर हम तुम्हारी नहीं चलने देंगे। हाँ बिल्कुल, बंगाली लड़की मेरे घर की बहू नहीं बनेगी तो नहीं बनेगी, और ये मेरा आखिरी फैसला है। ये कहकर सरला अपने कमरे में चली जाती है। राजेश भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। इधर रोहन बिल्कुल उदास हो जाता है। रोहन को उदास देखकर शिवम और आयुषी दोनों उसके दाएं बाएं बैठ जाते हैं। भैया आप टेंशन मत लो, हम कैसे भी करके मम्मी को मना लेंगे। हाँ भैया, आप प्लीज ऐसे उदास मत हो। साक्षी बहुत अच्छी लड़की है, वो तुम सबका बहुत ख्याल रखेगी और वो मुझसे बहुत प्यार करती है। ये कहकर रोहन की आंखें भर आती हैं और वो अपने कमरे में चला जाता है। इधर आयुषी और शिवम थोड़ी देर बाद अपनी माँ के पास जाते हैं और उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं। मम्मी आप प्लीज भैया की शादी उसी लड़की से हो जाने दीजिए ना। देखो जब वो घर में आएगी तो आप उसे अपनी तरह से रख लेना। और नहीं तो क्या मम्मी, वैसे भी घर में सास की ही चलती है और भैया कह तो रहे हैं कि वो बहुत संस्कारी है।
आयुषी और शिवम बहुत देर तक सरला को समझाते हैं, लेकिन वो अपनी बात पर अड़ी रहती हैं। आखिर में शिवम कह देता है, मम्मी जिस तरह से आप लोग नहीं मान रहे हैं, अगर कल को भैया उसके साथ आपसे बिना पूछे आपकी सहमति के बिना शादी कर लें तो बाद में पछताना मत। ये सुनकर सरला की आंखें खुल जाती हैं और वो मन ही मन सोचने लगती है। हाँ, ऐसा हो सकता है। आजकल के बच्चे तो कोर्ट मैरिज कर लेते। कहीं रोहन ने भी ऐसा कर लिया तो मैं तो मोहल्ले में किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगी। आयुषी और शिवम सरला को समझाने के बाद अपने कमरे में चले जाते हैं। इधर सरला राजेश से बात करती है और अगली सुबह होती है। दोनों अपना फैसला रोहन को बताते हैं। तो ठीक है भाई, शादी करनी है तो कर लो। कोई अच्छा सा होटल बुक कराना, मेहमानों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अपने माँ बाप की बात सुनकर रोहन खुशी से फूला नहीं समाता है और दोनों को गले लगा लेता है। मुझे पता था आप लोग मान जाएंगे, आखिर हमारी खुशी से बढ़कर आपके लिए कुछ नहीं है, आपने ये सिद्ध कर दिया। रोहन साक्षी को फोन करके सब बता देता है। साक्षी अपने घर वालों से बात करती है। इधर दोनों के घर वाले आपस में बात करते हैं और अगले ही हफ्ते शादी की डेट फिक्स कर देते हैं। शादी की तैयारियों में पूरा हफ्ता पंख लगाकर उड़ जाता है और आखिरकार रोहन और साक्षी की शादी हो जाती है। आज साक्षी की पहली रसोई होती है। अचानक घर पर पड़ोसन कमला आती है। अरे सरला बहन, आज तो हमारे मोहल्ले के राधा कृष्ण मंदिर में कथा भी और कीर्तन भी, तुम नहीं चल रही क्या? अरे ऐसे कौन से कीर्तन और कथा हुए हैं जो मैं ना जाऊं? मैं जरूर जाऊंगी। पर तुम्हारी बहू की पहली रसोई है और अभी शादी के बाद की और भी रस्में होंगी। कोई बात नहीं, मैं आकर देख लूंगी। सरला साक्षी के पास जाकर कहती है, साक्षी, हमारे यहाँ रसोई की पहली रस्म होती है जिसमें अच्छे अच्छे पकवान बनाए जाते हैं। जब तक मैं आऊँ तुम भी अच्छे अच्छे पकवान बनाकर तैयार रखना। यह कहकर सरला कमला के साथ मंदिर चली जाती है। इधर आयुषी और शिवम भी कॉलेज के लिए तैयार होकर आते हैं। आज उनका रिजल्ट वाला दिन होता है। भाभी, हमें आज आपके साथ होना चाहिए था, लेकिन हमें जरूरी काम है इसलिए कॉलेज जाना पड़ रहा है। लेकिन खाना हम आकर आपके हाथों से बना हुआ ही खाएंगे, इसलिए अच्छे से बनाना। दोनों अपनी भाभी को बाय करके कॉलेज चले जाते हैं। इधर रोहन अपनी इंपॉर्टेंट मीटिंग ऑनलाइन अटेंड करने लगता है। तभी साक्षी रसोई में खड़े होकर सोचती है, हे भगवान, मेरी सासू माँ तो कहकर चौली गई, अच्छे पकवान बना लेना, लेकिन पकवान के नाम पर तो बस मुझे मछली से बनी चीजें ही बनानी आती हैं। अब मैं क्या करूं? साक्षी थोड़ी देर तक सोचती है और फिर फोन उठाकर ब्लिंकिट से सारा सामान ऑर्डर कर देती है। थोड़ी देर में ब्लिंकिट वाला सामान देने लगता है। इधर सुजाता साक्षी को फिश की डिलीवरी लेते हुए देख लेती है। देख रही हो पिंकी, जो सरला कल तक किराएदारों के मांस मछली बनाने पर एतराज कर रही थी, उसकी बहू आज उसी के घर में मछली बना रही है, उसी की रसोई में, उसी के बर्तनों में। और जब बंगाली बहू आई तो ये सब तो होना ही था। साक्षी को देखकर पड़ोसी बातें बनाने लगती हैं। इधर साक्षी अपना सारा सामान लेकर रसोई में जाती है। मछली से तो मैं बहुत सारी चीजें बना सकती हूँ। चलो सबसे पहले फिश फ्राई कर लेती हूँ। साक्षी सबसे ताजी मछलियां उठाती है और उन पर मिर्च मसाला लगाकर उन्हें मैरिनेट होने के लिए रख देती है। जब तक ये मैरिनेट हो रही है, दूसरी तरफ मैं फिश पकौड़े का घोल तैयार कर लेती हूँ। साक्षी फिश पकौड़े के लिए घोल बनाती है। दूसरी तरफ उसने गैस पर कढ़ाई चढ़ा दी होती है। ये बर्तन तो बिल्कुल भी फिश डिश बनाने के लायक नहीं है। साक्षी को फिश डिश बनाने में काफी परेशानी हो रही थी, लेकिन वो जैसे तैसे करके तवे पर फिश फ्राई करती है और कढ़ाई में तेल गरम करती है फिश पकौड़े के लिए। घोल तैयार हो गया है, अब इसमें मछली को काट कर डाल देती हूँ। जैसे ही साक्षी चाकू से मछली काटने लगती है तो वो कटती ही नहीं है। ये भगवान, ये कितना खराब चाकू है, इससे मछली तो क्या कुछ भी नहीं काटेगा। पता नहीं ये लोग इस चाकू से कैसे खाना बनाते हैं। साक्षी को वो चाकू बहुत छोटा और कम धार वाला लगता है। अब उसे क्या पता कि उसका ससुराल शुद्ध शाकाहारी है। उस चाकू का इस्तेमाल वो केवल हरे पत्तेदार सब्जियां काटने के लिए ही करते हैं। जैसे तैसे करके परेशान होकर साक्षी मछलियों को काटती है और उन्हें घोल में मिलाकर फिश पकौड़े तैयार करती है। ऐसे साक्षी फिश करी, फिश बिरयानी, फिश कटलेट जैसी सारी डिशेस बनाकर तैयार कर लेती है। देखते देखते वो फिश से 56 पकवान तैयार कर देती है। ये भगवान, बन तो गया, मुझे तो बड़ा डर लग रहा था। साक्षी अपने कमरे में जाकर रोहन को बुलाती है। यार बस मुझे 5 मिनट दो, मीटिंग खत्म होने वाली है, उसके बाद मैं नहा कर आता हूँ। ठीक है, तो अब तक मैं डाइनिंग टेबल पर सारा खाना लगा देती हूँ। साक्षी रसोई में जाकर एक एक खाना उठाती है और अच्छे से सजाकर डाइनिंग टेबल पर रखने लगती है। इधर राजेश किसी काम से बाहर गया था, उसका काम भी खत्म हो जाता है। ए भगवान, आज तो बहुत टाइम लग गया। अरे बहुत भूख लगी है, चलो जाकर देखते हैं। बहू तो आज पहली रसोई में कुछ उसने अच्छा ही बनाया होगा। राजेश अपने घर की तरफ निकलता है। इधर कमला और सरला भी कीर्तन से घर आने लगती हैं। बहन, आज की कथा और कीर्तन में तो बड़ा ही आनंद आया। अरे मन को बड़ी शांति मिलती है मंदिर में बैठकर, फिर चाहे भजन हो, कीर्तन हो या कथा।
दोनों प्रसाद लेकर अपने घर आती हैं। उधर आयुषी और शिवम भी कॉलेज से आ जाते हैं। जैसे ही शिवम की नजर डाइनिंग टेबल पर पड़ती है, क्या बात है भाभी, आपने तो हमारे आने से पहले 56 पकवान बनाकर तैयार कर दिए। हाँ भाई चलो, आप जल्दी से हाथ धो और खाना खा लो। दोनों फ्रेश होने के लिए कमरे में चले जाते हैं। इधर जैसे ही सरला और राजेश घर में कदम रखते हैं, डाइनिंग टेबल देखकर सरला थोड़ी सी खुश होती है। लेकिन तभी रसोई से साक्षी बाहर आती है। उसके हाथ में एक प्लेट होती है जिसमें फ्राइड फिश रखी होती है। ये देखकर सरला का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। हे भगवान, सत्यानाश हो गया, मेरा घर अशुद्ध हो गया। ये क्या कर दिया तूने? मेरी रसोई अपवित्र हो गई। मैं तो कहीं की नहीं रही। इस बंगालन ने पूरा धर्म भ्रष्ट कर दिया मेरा। मैंने पहले ही मना किया था, बंगाली बहू नहीं लाऊंगी। भगवान मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। सरला एक सांस में 1000 बातें कह देती है। इधर रोहन, आयुषी, शिवम और यहाँ तक कि साक्षी भी डर जाते हैं। रोहन अपने कमरे से भागता हुआ आता है। साक्षी क्या हुआ? मम्मी को क्या हो गया? पता नहीं मम्मी मुझे इतना क्यों सुना रही है। मैंने तो देखो पकवान बनाए हैं और इन्हीं सबको डाइनिंग टेबल पर रख रही हूँ। जैसे राजेश, आयुषी और शिवम की नजर फ्राइड फिश पर पड़ती है, वो तीनों ही नाक पर रुमाल रख लेते हैं। तब जाकर रोहन को पूरी बात समझ आती है। वो माथे पर हाथ मार लेता है। ओह शिट यार, इसमें साक्षी की कोई गलती नहीं है। गलती मेरी है। मैंने इसे बताया नहीं कि मेरे घर वाले पूरे वेजिटेरियन हैं। हे भगवान, ये मुझसे क्या हो गया। सरला अपने कमरे में चली जाती है। आयुषी, राजेश और शिवम भी उसके पास चले जाते हैं। इधर रोहन मुंह छुपाते हुए उसके पास आता है। मम्मी मुझे माफ कर दो, साक्षी को नहीं पता था। रोहन की बात सुनकर सरला गुस्से से कहती है, अरे उसे नहीं पता था, लेकिन तुझे तो पता था। तूने तो मेरा धर्म भ्रष्ट कर दिया। हाँ भैया, आपको ध्यान रखना चाहिए था। हाँ, इसमें पूरी की पूरी गलती आपकी है। मम्मी तो पड़ोसियों तक को बातें बताती हैं और खुद इनके घर में ये मांस मछली, छी, हमने कभी नहीं सोचा था। पूरा परिवार रोहन पर बहुत गुस्सा होता है। इधर साक्षी भी दूर खड़े हुए ये सारी बातें सुन लेती है और उसे भी सब समझ आ जाता है। ये भगवान, ये मुझसे क्या पाप हो गया। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं ये सब बिल्कुल ना करती। रोहन साक्षी के पास आता है और उसके साथ मिलकर वो सारा खाना घर से दूर बाहर एक नाले में फेंकवा देता है। खाना फेंकने से कुछ नहीं होगा। मेरे बर्तन भी अपवित्र हो गए हैं। इन बर्तनों में बना हुआ तो मैं खाना भी नहीं खाऊंगी। बेचारी साक्षी अपनी सास की खुशी के लिए बर्तनों को बहुत बार साफ करती है। देखो मम्मी, गुस्सा मत करो। बर्तनों से सब कुछ चला गया है, जरा भी स्मेल नहीं आ रही है। दरअसल साक्षी खुद इस बात से बहुत दुखी होती है कि उसने इस घर में नॉनवेज बनाया, जहां पर यह सब बिल्कुल मना है। आयुषी साक्षी की फीलिंग्स को समझती है। वो साक्षी के पास आती है और बर्तन अपने हाथ में लेकर सूंघते हुए कहती है, हाँ मम्मी, भाभी बिल्कुल सही कह रही हैं। ये पूरी तरह से साफ हो गया है। मेरा मन नहीं मानता, मैं नहीं खाऊंगी इसके हाथ का बना हुआ खाना। सरला मंदिर में जाती है और गंगाजल उठाकर लाती है। पूरे घर में गंगाजल छिड़कती है और पंडित जी को बुलाकर हवन भी करवा देती है। थोड़ी देर में पंडित जी आकर हवन करके चले जाते हैं। मम्मी, अब तो गुस्सा थूक दो। अब तो आपने गंगाजल से घर को शुद्ध भी करवा दिया है। सब लोग मिलकर सरला को समझाते हैं। इधर साक्षी हाथ जोड़कर सरला से माफी मांगती है। मम्मी जी, अनजाने में मुझसे गलती हो गई। मैं कसम खाकर कहती हूँ आइंदा ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको जो जो पसंद होगा मैं वही बनाऊंगी। सरला दिल से तो नहीं, लेकिन दिखाने के लिए साक्षी को माफ कर देती है। सब लोग बहुत खुश होते हैं। लेकिन आज से घर में खाना आयुषी ही बनाएगी। इधर सरला आयुषी की ड्यूटी खाने पर लगा देती है। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। एक दिन रोहन अपने कमरे में काम कर रहा होता है, तभी साक्षी परेशान सी होकर कमरे में आती है। अब तुम्हें क्या हुआ यार? मैं मानता हूँ मेरी गलती थी। मेरी वजह से पहले दिन ही मम्मी के सामने तुम्हारा इंप्रेशन बिगड़ गया। वो सब तो ठीक है, लेकिन अब मैं सब कुछ ठीक करना चाहती हूँ। मैं मम्मी जी का दिल जीतना चाहती हूँ। तुम दिल की कितनी अच्छी हो। जिस दिन मम्मी को ये बात समझ आ जाएगी ना, उन्हें खुद ही पछतावा होगा कि उन्हें तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो सब बहुत की बातें हैं। फिलहाल चलो हम मार्केट में शॉपिंग करने चलते हैं। कल मम्मी को मामा के यहाँ शादी में जाना है, तो क्यों ना मैं मम्मी के लिए नई साड़ी, सूट, चप्पल वगैरह खरीद लाऊं। हाँ, ये सही रहेगा। चलो अभी चलते हैं। साक्षी रोहन के साथ बाजार जाती है और सरला के लिए नई साड़ी, सूट, चप्पल, चूड़ी सब कुछ खरीद कर लाती है। दोनों सरला के कमरे में जाते हैं। मम्मी, आपको मामा के यहाँ शादी में जाना है ना? ये देखो, हम आपके लिए साड़ी और बाकी सब सामान लेकर आए हैं। अरे मेरे पास तो बहुत साड़ियाँ रखी हैं, तुमने इतना कष्ट क्यों किया? मम्मी, ये आप पर बहुत अच्छी लगेगी और इसका ब्लाउज भी रेडीमेड है। हाँ हाँ ठीक है, चलो रख दो। जब तुम ले आए हो तो पहन लूंगी। रोहन और साक्षी अपने कमरे में चले जाते हैं। अगली सुबह होती है। सरला तैयार होकर शादी में जाती है। ऐसे दिन बीतने लगते हैं। एक दिन आयुषी रसोई में खाना बना रही होती है, तभी साक्षी वहां आती है। दीदी, आप मुझे ये सब करना सिखा दो ना, और बताओ प्लीज मम्मी को खाने में क्या क्या पसंद है, मैं वही बनाऊंगी।
भाभी आप मम्मी को मनाने में कितनी मेहनत करी हो, आप देखना मम्मी को जल्द ही रियलाइज हो जाएगा। दरअसल पहली रसोई से अब तक सरला ने खाने की जिम्मेदारी आयुषी को दी थी, लेकिन खाना तो साक्षी बना रही थी, क्योंकि पहले ही दिन साक्षी ने आयुषी से कह दिया था कि अब वो शुद्ध शाकाहारी खाना बनाना सीखना चाहती है। आयुषी भी साक्षी को खाना बनाना सिखा रही थी। भाभी आपने बाकी सब तो बनाना सीख लिया, ये देखो मम्मी को सूखे चने और साथ में जीरा राइस बहुत पसंद है, आज मैं आपको यही बनाना सिखाती हूँ। आयुषी साक्षी को खाना बनाना सिखा देती है। साक्षी बड़े प्यार से खाना बनाती है। थोड़ी देर में सारा खाना डाइनिंग टेबल पर लगा देती है। खाना टेस्ट करते हुए सरला कहती है, आयुषी इतने दिन हो गए तुझे खाना बनाते हुए, लेकिन आज भी तुझे मेरे जैसे चने बनाने नहीं आए, इनमें थोड़ा सा स्वाद कम है। सरला की बात सुनकर आयुषी हंसते हुए बोलती है, मम्मी ये चने मैंने नहीं भाभी ने बनाए हैं। मम्मी जी मैंने आपकी पसंद का आपकी तरह खाना दीदी से सीखने की पूरी कोशिश की है, लेकिन पता नहीं कहाँ कमी रह गई है। यह कहकर साक्षी नीचे बैठ जाती है और हाथ जोड़कर सरला से माफी मांगती है। मम्मी प्लीज आप मुझे अपने जैसा खाना बनाना सिखा दो, मुझसे जो गलती हुई है मुझे माफ कर दो, क्या हम फिर से सब कुछ शुरू नहीं कर सकते? साक्षी की बात सुनकर सरला की आंखें भर आती हैं और वो साक्षी को अपने दोनों हाथों से ऊपर उठाती और गले लगा लेती है। बेटा मुझे पता है पहले दिन से ही तू मेरा दिल जीतने के लिए कितनी मेहनत कर रही है, और मैं कोई कठोर दिल तो नहीं हूँ, मेरा भी दिल पिघल गया। आज से मैं तुझे खुद अपने हाथों से खाना बनाना सिखाऊंगी। अरे ये आयुषी तो खुद खाना बनाने में कच्ची है, तुझे क्या परफेक्ट बनाएगी? सरला की बात सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं। सरला साक्षी को अपने पास वाली कुर्सी पर बिठाकर खाना खिलाती है। सब लोग प्यार से बैठकर खाना खाते हैं। सबको एक साथ देखकर रोहन को भी बहुत खुशी होती है। भगवान जी, मैंने हमेशा से यही सोचा था कि मेरी वाइफ और मेरी मम्मी का बॉन्ड बहुत अच्छा हो। बहुत दिनों बाद ही सही सब कुछ ठीक हो गया। थैंक यू भगवान जी। थोड़ी देर में सब लोग खाना खाने के बाद अपने अपने कमरे में आराम करने के लिए चले जाते हैं। अगली सुबह होती है और आज सरला साक्षी को खाना बनाना सिखा रही होती है। देखो बेटा, मिक्स वेज बनाने के पहले सारी सब्जियों को अच्छे से काट कर धोकर एक तरफ रख, फिर एक कटोरे में हमें सारे बेसिक मसाले ऐड करने हैं, जैसे धनिया मिर्च। तभी बीच में साक्षी बोल पड़ती है, हल्दी, नमक और गरम मसाला, साथ में तेल में जीरा चटकाना है और स्वाद के अनुसार हींग भी डालनी है। अरे वाह, तुम तो बहुत कुछ जानती हो। चलो फिर तुम करो और मैं तुम्हें बताती हूँ। अब साक्षी के हाथ में कड़छी और बाकी सामान होता है। इधर सरला एक एक करके साक्षी को स्टेप बताती है। साक्षी उन्हें फॉलो करती है और दोनों सास बहू ऐसे ही हंसते मुस्कुराते खाना बनाने लगते हैं। तभी घर के एक एक सदस्य उठकर हॉल में आ जाते हैं। दोनों सास बहू को रसोई में काम करते हुए देखकर राजेश कहता है, अरे भगवान, रसोई में खड़ी खड़ी बहू को हंसाती रहेगी या कुछ खाने को भी मिलेगा। राजेश की बात सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं। तभी आयुषी रसोई में जाकर देखती है, अरे पापा, इन दोनों सास बहू ने बातें करने के अलावा खाना भी बना दिया है। अरे चलो भाई, मुझे भी उम्मीद तो थी नहीं, क्योंकि बहुत देर से मुझे इनकी बातें करने की आवाज आ रही थी। हाँ सही कह रहा है, मैं भी तो बहन की आवाज सुनकर ही उठा हूँ। देखो आज नाश्ते में ही लंच तैयार है। सब लोग ऐसे ही हंसते मुस्कुराते हुए बातें करने लगते हैं। इतनी देर में साक्षी सबके लिए चाय बनाकर ले आती है। आज साक्षी ने चाय के साथ मटर भी बनाई थी, जो उसने आज ही सरला से बनानी सीखी थी। जैसे ही रोहन मटर की एक बाइट लेता है, अरे भाई ये तो बिल्कुल क्रंची बनी है, मम्मी आप मेरे लिए स्टोर कर देना। अरे अब स्टोर कराने की जरूरत नहीं है, अब तो तेरी पत्नी ने ये सब बनाना सीख लिया है, वो तुझे मेरी अनुपस्थिति में भी बनाकर खिला देगी। यह सुनकर रोहन बहुत खुश होता है। तभी घर वालों को भी उसकी बनाई हुई मटर बहुत पसंद आती है। ऐसे सब लोग बातचीत करते हुए नाश्ता करते हैं। थोड़ी देर में लंच का समय हो जाता है। लंच के लिए सब्जी तो सरला ने साक्षी से पहले ही बनवा ली थी। साक्षी बाद में रायता और सलाद काट कर रखती है और गरम गरम रोटियां उतार देती है। मम्मी सब लोग खाने बैठ जाओ, मैं आप सबको गरम गरम रोटियां खिलाऊंगी। नहीं बेटा, तू भी हमारे साथ ही खाएगी, भला तू अकेले खाते हुए अच्छी लगेगी क्या? ला मैं रोटी सेक रही हूँ, तू फटाफट बेल दे। साक्षी एक एक गोल रोटी बनाती है और उन्हें सरला को सेक कर देती है। थोड़ी देर में सारी रोटियां बन जाती हैं। सब लोग एक साथ बैठकर डाइनिंग टेबल पर खाना खाते हैं। आज साक्षी बहुत खुश है। आखिरकार उसने अपनी सास का दिल जीत ही लिया।